Hi, Bills of Exchange, Part 4, Theory. Now, before I start with this session, one thing, students, I would like to make it clear that by chance, if this session is being kept incomplete, or if any of the sessions in the future are being kept incomplete because we are not able to download it properly, then not to worry at all. The next session we will start exactly from the same place wherein we have stopped the earlier one. Okay, continuing the topic, Bills of Exchange Theory Part 4. In the earlier session, what I explained to you was that we have started with list of all the important transactions which can be asked in the problems on Bills of Exchange. तो उस वक्त मैंने आपको समझाया था कि आप ऐसा मान लो कि एक फिल्म बन रही है और वो फिल्म का शूटिंग 5 दिन तक चलेगा। आप फिल्म के हीरो हो, आपको 5 दिन शूटिंग के लिए आना है और एज ए डायरेक्टर मैं आपको जो काम दूंगा वो काम आपको, वो सीन आपको करना है। तो वी हैव स्टार्टेड विथ डे 1। डे 1 को आपको ये काम करना है कि एक बहुत बड़ी दुकान होगी और वो दुकान में आप एज ए सेल्स पर्सन खड़े होंगे और आप सबको सामान बेचोगे। बस आपका उतना ही काम है कि कोई भी कस्टमर आया तो उसको आप सामान बेचोगे। लेकिन एक बात याद रखना, दैट द गुड्स मस्ट बी सोल्ड ऑन क्रेडिट। आप बिल्कुल पैसा वो कस्टमर से नहीं लोगे, आप सिर्फ उसे गुड्स दोगे। सो द फर्स्ट ट्रांजेक्शन डे 1, देखो आपने हेडिंग दिया है इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस। पेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। लेफ्ट हैंड साइड पेज इज जर्नल ऑफ ड्रॉअर, राइट हैंड साइड पेज इज जर्नल ऑफ ड्रॉई। ड्रॉअर और ड्रॉई के बदले में हमने उनका नाम रखा है ए एंड बी। डे 1 द ट्रांजेक्शन इज ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट। ए ने बी को उधार में गुड्स बेचा। ये ट्रांजेक्शन ऑलरेडी आपने लिख दिया है, इसका जर्नल एंट्री पढ़ लेना। ए के बुक्स में द जर्नल एंट्री इज बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सामने बी के बुक्स में आपको हीरो का तो रोल प्ले करना ही है, लेकिन 5 मिनट में आपको हीरोइन भी बन जाना है। यानी कि आप ए का रोल पहले प्ले करोगे और फिर वही ट्रांजैक्शन को बी के एंगल से भी सोचोगे। तो अभी आप बी के रोल में हो, तो बी के बुक्स में द जर्नल एंट्री पास इज परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। दैट वाज डे 1 का शूटिंग। डे 2 सेकेंड डे को ए ड्रॉस अ बिल ऑन बी। अगर फ्यूचर में कोई भी अगर आपको पूछे कि ए ड्रॉस अ बिल ऑन बी का मतलब क्या, तो उसको सिंपल भाषा में एक ही चीज समझा देना कि इसका मतलब होता है ए को बिल्स रिसीवेबल मिला, ए को पैसा नहीं मिला, ए को प्रॉमिस मिला, लिखा हुआ प्रॉमिस मिला। बी ने कहा कि वो पेमेंट करके देगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो ए ड्रॉस अ बिल ऑन बी, यानी कि ए को बिल रिसीवेबल मिला, तो ए के बुक्स में जर्नल एंट्री पास होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। और सामने बी के बुक्स में अगर हम बी का रोल प्ले कर रहे हैं तो बी के लिए बिल्स पेएबल जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और वो ए लेकर जा रहा है, तो वहां पर एंट्री पास होगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ओके, 2 दिन का शूटिंग स्टूडेंट्स खत्म हुआ है। डे 3 थर्ड डे का शूटिंग। अब थर्ड डे क्या होगा इस आई विल टेल यू। ये बिल रिसीवेबल ए के पास है। अब कोई भी चीज जिसके के आप मालिक हो, कोई भी चीज जिसके आप ओनर हो, जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर का मैं ओनर हूं, तो अगर मैं ओनर हूं तो ये मार्कर के साथ मैं कुछ भी कर दूं। मैं चाहूं तो ये मार्कर के साथ लिखूं, मैं चाहूं तो ये मार्कर को किसी को और को गिफ्ट दे दूं, मैं चाहूं तो ये मार्कर को फेंक दूं। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि एक बार जब ये बिल रिसीवेबल ए के पास आ जाता है तो ए के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। ए कैन सिलेक्ट एनी 1 ऑप्शन आउट ऑफ द 4। तो वो 4 ऑप्शन में से सबसे पहला ऑप्शन आपने लिखा होगा, राइट डाउन देयर, ऑप्शन 1। डे 3 का हेडिंग लिखो, सिलेक्ट एनी 1 ऑप्शन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। सिलेक्ट एनी 1 ऑप्शन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। चारों के चारों ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होंगे, 4 में से कोई भी एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा और उसमें ऑप्शन 1 वो भी आप लिख चुके हो,
ए रिटेन्स द बिल विथ हिमसेल्फ टिल ड्यू डेट। रिटेन्स का मतलब है ए ने ये बिल ड्यू डेट तक अपने पास रखा। ये बिल ऑलरेडी ए के पास था, ए ने ये बिल किसी को नहीं दिया, ए ने ये बिल अपने पास ही रखा। अरे लेकिन स्टूडेंट मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि बिल ऑलरेडी ए के पास ही था और अभी भी ये बिल ए के पास ही रहा। तो अगर ये बिल रिटेन होता है तो याद रखना बच्चों, द आंसर विल बी नो एंट्री। ए के बुक्स में द आंसर इज नो एंट्री और बी के बुक्स में ऑल्सो द आंसर इज नो एंट्री। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ राइट ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, the second option is A discounts the bill with bank. A discounts the bill with bank. A discounts the bill with bank. A discounts the bill with bank यानी कि A ने बिल ड्रॉ कर दिया है। मान लो कि वो बिल 20,000 का है और उसका पेमेंट ए को मिलने वाला है 3 महीने के बाद, मतलब कि ए को 3 महीना वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन समझो कि ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ कि अभी तक 3 महीने खत्म नहीं हुए हैं, अभी तक तो खाली 2-3 दिन ही गुजरे हैं और ए को पैसे की सख्त जरूरत पड़ गई। ए को कोई भी हाल में अभी का अभी 20,000 रुपया चाहिए ही चाहिए। तो वो पहले तो बी के घर गया और कहा कि बी मैं 3 महीना इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मेरे पैसे अभी दे दे। बी ने क्लियर कट ना बोल दिया और ए केस भी नहीं कर सकता, ए कोर्ट में भी नहीं जा सकता क्योंकि बात हुई थी 3 महीने की। लेकिन ए को पैसा आज चाहिए तो ए क्या करता है, ए बैंक में जाता है। बैंक में जाकर वो मैनेजर्स को कहता है कि मुझे 20,000 रुपया उधार दो, मुझे 20,000 रुपए का लोन दो। और उसके सामने जो बिल रिसीवेबल ए के पास पड़ा हुआ है वो बिल रिसीवेबल बैंक को दे देता है। लेकिन बैंक वाले जब ए को अभी का अभी पैसे देंगे तो बैंक वाले पूरा 20,000 ए को नहीं देंगे क्योंकि बिल की कीमत 20,000 आज नहीं है, ये बिल 20,000 का होगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। और क्योंकि बैंक वाले तुम्हें पैसा अभी दे रहे हैं, राइट नाउ दे रहे हैं, तो बैंक पीपल बोल रहे हैं कि हम आपको सिर्फ 19,500 ही देंगे। ओके, ए मान गया, यानी कि यहां पर ए को 500 रुपया कम मिला। दिस 500 रुपीज इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। और पूरा स्टोरी जो मैंने आपको सुनाया उसे हम कहते हैं ए डिस्काउंट्स द बिल विथ बैंक। तो उसका जर्नल एंट्री ए के बुक्स में क्या पास होगा, तो ए के रोल में आ जाओ। सबसे पहले हमें बैंक में जाना है और हमें बैंक से पैसे लेने हैं। हमें बैंक से पैसे लेने हैं यानी कि हमारे लिए बोलो पैसा आया कि पैसा गया। आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमको पैसा मिला। और वो पैसा क्योंकि हमें चेक से मिला, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम्हें पैसा कैश मिले या चेक मिले, बट जनरली क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बैंक के साथ हो रहा है इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि हमें पेमेंट चेक थ्रू मिला। एंड देयरफॉर द जर्नल एंट्री दैट वी राइट डाउन ओवर हियर इज बैंक अकाउंट डेबिट। ए के बुक्स में एंट्री लिखना, ए के बुक्स में एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट और साथ में अमाउंट भी बताओ 19,500। बैंक अकाउंट डेबिट 19,500। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्यों डिस्काउंट अकाउंट डेबिट? ए को 500 रुपया कम मिला और ये 500 रुपया ए के लिए लॉस है। और आपको पहले से सिखाया गया है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ना क्योंकि ए को 500 रुपया कम मिला वो उसका लॉस है, इसलिए लॉस भी डेबिट होगा। 2 अकाउंट डेबिट होंगे, याद रखना 2 अकाउंट डेबिट होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, एंड 2 क्रेडिट विल बी गिवन टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। पूरा 20,000। दिस इज ऑप्शन नंबर 2। और बी के बुक्स में, अरे बी के बुक्स में तो एकदम सिंपल आंसर, लिख दो नो एंट्री। अरे बी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। बिल डिस्काउंट किसने कराया? ए ने। किसके पास जाकर कराया? बैंक के पास। कौन इन्वॉल्व नहीं हुआ? बी। तो बी के बुक्स में द आंसर इज नो एंट्री। और एक चीज स्टूडेंट्स ये भी याद रखना, थर्ड डे को हीरोइन एब्सेंट होती है। थर्ड डे को हीरोइन का कोई भी सीन नहीं है जब तक डे 3 चलेगा, और ये डे 3 चल रहा है। थर्ड डे सिलेक्ट एनी 1 ऑप्शन आउट ऑफ 4, और मैं आपको वो चारों ऑप्शन सिखा रहा हूं। उसमें से पहला ऑप्शन था ए रिटेन्स द बिल,
बी के बुक्स में नो एंट्री। सेकंड ऑप्शन था ए डिस्काउंट्स द बिल विथ बैंक, बी के बुक्स में नो एंट्री। और जब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी सिखाऊंगा, अभी सिखाता हूं, अभी ऑप्शन नंबर 3 लिखेंगे हम, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 लिखेंगे हम, तभी भी बी इन्वॉल्व नहीं होगा। बी के बुक्स में तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 चारों ऑप्शन के लिए द आंसर इज नो एंट्री। थर्ड डे को हीरोइन एब्सेंट होती है। ओके, ये था सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन 2, ए डिस्काउंट्स द बिल विथ बैंक, द जर्नल एंट्री टू बी पास इन द बुक्स ऑफ ए इज बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, आगे बढ़ता है। राइट ऑन ऑप्शन 3। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन, एक मिनट, नहीं कुछ नहीं, ये वेट क्लॉथ था ना, तो थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलो मैं डिक्टेट करता हूं। राइट ऑन ऑप्शन 3, ए एंडोर्स्ड, ENDORSED, A endorsed the bill to C, A endorsed the bill to C, A endorsed the bill to C। यानी कि ए ने ये बिल सी को दे दिया, ए ने ये बिल सी को दे दिया। ए सी को बिल क्यों देगा? अरे यार, हुआ होगा ना ए और सी के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन, जिसकी वजह से सी ए से पैसे मांग रहा था, एंड देयरफॉर ए ने ये बिल सी को दे दिया। दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट वर्ड का मतलब है ट्रांसफरिंग द बिल in favor of third party. Endorsing the bill means transferring the bill. बिल रिसीवेबल ए के पास है। अब इधर कोई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, बोलेगा सर हमने तो बिल बैंक को दिया था। मैं ऑप्शन 3 सिखाता हूं। जब ऑप्शन 3 सिखा रहा हूं का मतलब है ऑप्शन 1 और 2 हुआ ही नहीं। चारों ऑप्शन एक साथ नहीं होते स्टूडेंट्स, चार में से कोई भी एक ही ऑप्शन होता है। तो जब मैं ऑप्शन नंबर 3 सिखाता हूं तो ऑप्शन 1 और 2 को भूल जाओ ऑप्शन 1 और 2। थर्ड ऑप्शन इज ए ने ये बिल सी को दे दिया। ऑप्शन 3, ए एंडोर्स्ड, ENDORSED द बिल टू सी। ए एंडोर्स द बिल टू सी। एकदम इजी। तुम ए हो, तुम्हारे हाथ में बिल रिसीवेबल है, तुम्हें क्या करने का, वो बिल रिसीवेबल जेब से निकालने का और सी को दे देने का। बस बिल रिसीवेबल सी को दे देने का। तो बोलो बिल रिसीवेबल तुम्हारे लिए आया कि गया? कौन लेकर गया? सी। सो द जर्नल एंट्री फॉर एंडोर्सिंग द बिल इज सीज अकाउंट डेबिट to bills receivable account. C's account debit to bills receivable account. C is the receiver and bills receivable is going out. This is option number 3. B के बुक्स में आंसर लिख डालो नो एंट्री। B इन्वॉल्व ही नहीं है। पूरे स्टोरी में खाली A और C का ही नाम आ रहा था, है कि नहीं? ये था थर्ड ऑप्शन। चलो स्टूडेंट लिखो ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज द फोर्थ ऑप्शन इज, लिखता हूं पहले डिक्टेट करता हूं फिर बोर्ड पे लिखता हूं। राइट डाउन ऑप्शन 4, ए सेंड्स, SENDS, ए सेंड्स द बिल टू, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, बैंक फॉर कलेक्शन। ए सेंड्स द बिल टू, इन्वर्टेड कॉमर्स में, बैंक फॉर कलेक्शन। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4, ए सेंड्स द बिल टू, इन्वर्टेड कॉमर्स में, बैंक फॉर कलेक्शन। ए सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन।
ए सेंड्स द बिल टू, दिखाई दे रहा है ना, बैंक फॉर कलेक्शन। ए सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि बैंक फॉर कलेक्शन इज नथिंग बट, कोई पूछे ना बैंक फॉर कलेक्शन यानी कि क्या, तो बैंक फॉर कलेक्शन इज नथिंग बट अवर सर्वेंट। बैंक फॉर कलेक्शन इज नथिंग बट अवर सर्वेंट। चलो एक छोटा सा इंस्टेंस लेता हूं। ए का मोबाइल का शोरूम है, वो सबको मोबाइल उधार में बेचता है। किसी को 2 महीना उधारी, किसी को 3 महीना उधारी, किसी को 4 महीना उधारी। अब 2, 3, 4 महीने के बाद ए को अपने सब कस्टमर्स के घर जाना पड़ेगा उनसे पैसे लेने के लिए। अब ए के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दुकान में खड़े खड़े गुड्स भी बेचे और सब कस्टमर के घर जा जाकर पैसा भी कलेक्ट करे। तो ए ने क्या किया, इसके ए ने अपने वहां एक सर्वेंट रखा। उसने सर्वेंट को क्या कहा कि मैं उधार में गुड्स बेचूंगा, मैं एक अच्छा सेल्समैन हूं, लेकिन पैसा कलेक्ट करने का जिम्मेदारी तेरा मतलब वो सर्वेंट का। तो सर्वेंट का काम क्या है, वो सब कस्टमर के घर जा जाकर उनसे पैसे कलेक्ट करके आएगा। और वो सर्वेंट जो ए के वहां काम कर रहा है उसका नाम है बैंक फॉर कलेक्शन। सो बैंक फॉर कलेक्शन इज नथिंग बट ए का सर्वेंट। और बैंक फॉर कलेक्शन का काम क्या है कि जहां ए कहेगा वहां बैंक फॉर कलेक्शन जाएगा और वहां से पैसे लेकर आ जाएगा। लेकिन बैंक फॉर कलेक्शन को जाना किसके घर है, तो ए क्या कर रहा है, ए के पास जो बिल रिसीवेबल पड़ा है वो बिल रिसीवेबल ए अपने सर्वेंट को दे रहा है। ए ये बिल अपने सर्वेंट को दे रहा है ताकि सर्वेंट को पता चले कि जाना किसके घर है। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ए सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ए ने ये बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दे दिया तो उसका जर्नल एंट्री पास होगा। राइट डाउन स्टूडेंट्स, द जर्नल एंट्री फॉर ए सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। एकदम इजी, हम लोग ए है, बिल रिसीवेबल हमारे पास है। बोलो ये बिल रिसीवेबल हमें क्या करना है, बोल ये बिल रिसीवेबल का हमको क्या करना है, तो हम ये बिल रिसीवेबल बोलो किसको दे देंगे, किसको दे रहे हैं हम ये बिल, बैंक फॉर कलेक्शन को। तो द जर्नल एंट्री इज बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बैंक फॉर कलेक्शन इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन इज अवर सर्वेंट का नाम, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, एंड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्यों, क्योंकि बिल रिसीवेबल इज गोइंग आउट। समझे, ये था डे 3। बी के बुक्स में आंसर पहले से ही डिसाइड हो चुका है, बी के बुक्स में आंसर इज नो एंट्री, बी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। तो ये थे 4 ऑप्शंस, ये डे 3। तो मैंने इसके पहले वाले सेशन में समझो कि 2 दिन का शूटिंग सिखाया, तो ये सेशन में हमने सीखा डे 3। डे 3 में आप सोचोगे कितनी सारी एंट्री है, 4 एंट्री है। ओ स्टूडेंट्स, एग्जाम में 4 नहीं, 4 में से कोई भी एक ही एंट्री पास करनी है। वो लोग बोलेंगे बिल रिटेन हुआ तो नो एंट्री, कुछ नहीं, या तो वो लोग बोलेंगे बिल डिस्काउंट हुआ तो फिर एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, या फिर वो लोग कहेंगे कि बिल एंडोर्स हुआ तो सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, या तो चौथा ऑप्शन दिया जाएगा बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो जर्नल एंट्री पास होगी बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। समझे, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 दिन का शूटिंग खत्म किया। राइट डाउन डे 4 एंड मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। और डे 4 में आप हेडिंग दोगे, चौथे दिन का शूटिंग। चौथे दिन का शूटिंग
बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सबसे इंपॉर्टेंट डे है। इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डे 4 में आएंगे। डे 4 में आप हेडिंग दो रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल डे 4, डे 4 अभी डे 4 रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म रिन्यूअल ऑफ बिल? अब सुनो। हम सबसे पहले तो 3 दिन का शूटिंग खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे टाइम पास हो रहा है और 3 महीने मान लो के खत्म हो गए। 3 महीने खत्म हुए यानी कि ड्यू डेट आ गया। हाँ, वो 3 डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड कर दिया। ड्यू डेट के दिन बी ने पैसा नहीं दिया का मतलब है बिल डिसऑनर हुआ। अब आप सोचोगे सर लेकिन अगर बी पैसा दे तो, अरे नहीं देगा, बी पैसा नहीं देगा। तुम बोलोगे क्यों ऐसा? अरे अगर बी अभी का भी पैसा दे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम इधर ही खत्म हो जाता है। 4 ही जर्नल एंट्री पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 10वां का प्रॉब्लम उन लोग को खत्म नहीं होने देना है। मतलब कि एक चीज तो ध्यान रखना ही रखना, एंड यू कैन रेफर टू कोई भी पास्ट पेपर्स ऑफ द बोर्ड, डिसऑनर तो बिल होने ही वाला है। हां, तो ड्यू डेट के दिन ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया। क्योंकि बी ने पैसा नहीं दिया, ए को आया गुस्सा। ए गया कोर्ट में और कोर्ट में जाकर उसने जज को कहा कि देखो ये बिल रिसीवेबल है जिसका कीमत 20,000 है और उसका पेमेंट मुझे आज मिलने वाला है, लेकिन आज जब मैं बी के घर गया तो बी मुझे पैसा नहीं दे रहा है। अब चलो मेरे साथ और बी को समझाओ कि वो मुझे मेरा पैसा दे दे। तब कोर्ट ने कहा ए से, हम आपकी मदद करेंगे, हम जरूर से आपको हेल्प करेंगे और हम बी से पैसा वसूल करके ही रहेंगे, लेकिन वी विल नॉट गिव अवर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको फ्री में हमारा सर्विस नहीं देंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स याद रखना, नथिंग इज फ्री। लाइफ में एक चीज, अरे छोड़ो अकाउंट्स, एक चीज तो हमेशा याद रखना, नथिंग इज फ्री। तुमको क्या लगा तुम कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में तुम्हारा सब काम फ्री में होगा? नहीं, कोर्ट कहता है कि पहले तुम्हें यहां पर कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे, हमें हमारा फीस देना पड़ेगा, तभी ही हम आपको हेल्प करेंगे बी से पैसा रिकवर करने के लिए। और वो पैसा जो ए कोर्ट में भर रहा है को हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं उसे? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस मतलब द फीस विच ए ड्रॉर is paying in the court on dishonoring of bill. Noting charges यानी कि फीस paid in the court by the drawer on dishonoring of bill. इसका थियरी तो मैं लिखाऊंगा ही, not to worry at all. लेकिन और एक बात भी यहां पर है ध्यान रखने जैसी। जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं कोर्ट, तो आप लोगों ने भी ये बात सुनी होगी कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्ट होते हैं। खैर, अब 2 टाइप के कोर्ट यार एकदम इजी है और सब स्टूडेंट को वो 2 कोर्ट के बारे में पता ही है। मैं किसी को भी पूछूं ना कि इंडिया के अलग अलग कोर्ट, टाइप ऑफ कोर्ट में से 2 टाइप के कोर्ट बता, तो कोई भी बोलता है सर हमको 2 टाइप के कोर्ट पता है। कौन से? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हम तो कोई इतना ही पता है। एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। अब बी ने ए को 20,000 रुपया नहीं दिया, बी ने ए को 20,000 रुपया नहीं दिया, तो ऐसा केस लेकर ए क्या सुप्रीम कोर्ट में जाए? ऐसे वाला केस लेकर ए क्या हाई कोर्ट में जाए? नहीं,
लेकिन ऐसा वाला केस लेकर ए एक अलग टाइप के कोर्ट में जाता है, मतलब डिसऑनरिंग का केस, डिसऑनरिंग ऑफ बिल का केस एक सेपरेट टाइप ऑफ कोर्ट में सुना जाता है और वो कोर्ट का नाम है नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक मतलब आज के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि एक कोर्ट में जाएगा, हम ऐसा बोलते हैं कि ए नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। क्या नोटरी पब्लिक फ्री में काम करता है? नहीं। क्या नोटरी पब्लिक अपना फीस चार्ज करता है? हाँ। एंड दैट फीस जो ए नोटरी पब्लिक को भरेगा उसे हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस। कुछ मत लिखना, सबका मीनिंग मैं आपको वक्त आने पर बराबर से डिक्टेट करूंगा, लेकिन आप सिर्फ दो नाम याद रखना, नोटरी पब्लिक मतलब कोर्ट का नाम और नोटिंग चार्जेस मतलब के फीस विच वी आर पेइंग टू द नोटरी पब्लिक। हां, तो फिर से एक बार स्टोरी। ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर हुआ। बिल 20,000 रुपए का है। बिल जैसे ही डिसऑनर हुआ, ए नोटरी पब्लिक के पास गया। नोटरी पब्लिक ने कहा हम फ्री में काम नहीं करते, हमारा फीस 300 रुपया है, वो 300 रुपया पहले जमा कराओ। ए ने अपने जेब से 300 रुपया निकाला और वो नोटरी पब्लिक को दे दिया, मतलब ए ने नोटिंग चार्जेस भर दिए। अब केस चला और मैं आपको बताऊं, बी केस हार जाएगा। कोर्ट में हमेशा सत्य की विजय होती है। बोल, सत्य कौन बोल रहा था? ए। झूठ कौन बोल रहा था? बी। बी को पैसा देने का था कि नहीं? देने का था कि नहीं? बी ने मोबाइल फोन खरीदा था कि नहीं? हां। तो कोर्ट में बी हार गया। अब जज ने बी को पूछा और बी को कहा कि बी, तूने ए से सामान खरीदा है, तूने बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन किया है, तो तुझे पैसा ए को देना पड़ेगा। तो बी कहता है कोर्ट में बी कहता है कि मैं पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन अभी का अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे प्लीज आप 2 और महीने का टाइम दो, एंड आई प्रॉमिस 2 महीने का टाइम दो, एंड मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं जरूर से ये पेमेंट ए को कर दूंगा। तो तब जज ने नोटरी पब्लिक ने ए को पूछा कि बोले, तुझे ये मंजूर है कि बी 2 महीने के बाद पैसा दे? तो ए ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जा 3 महीना इंतजार किया वहां, और 2 महीने सही। लेकिन हाँ, अब ये बोल रहा है, कोर्ट में कह रहा है ये कि देखो ये बी पेमेंट करने में बहुत डिले कर रहा है। उसने पहले 3 महीने का प्रॉमिस किया था, लेकिन 3 महीने के बाद उसे पैसा नहीं दिया और आज कह रहा है कि उसे और 2 महीने का टाइम चाहिए। मैं उसे वो 2 महीने का टाइम देने को तैयार हूं। ए बोल रहा है ये, मैं उसे 2 महीने का टाइम देने को तैयार हूं, लेकिन वो 2 महीने के लिए आई विल चार्ज इंटरेस्ट। बराबर बात है। ए की बात एकदम बराबर है, एकदम लॉजिकल है कि हम अगर किसी को टाइम पे पैसा ना दे और अननेसेसरी पेमेंट करने में डिले करे तो सामने वाला हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ए ने कहा कि मैं 500 रुपया एक्स्ट्रा लूंगा, मैं 500 रुपया ज्यादा लूंगा बी के पास से, क्योंकि बी पेमेंट करने में डिले कर रहा है। तो बी ने कहा हाँ, ओके, मैं 500 रुपया एक्स्ट्रा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आप प्लीज मुझे 2 महीने का टाइम दो और मैं 2 महीने के बाद आपको फुल पेमेंट करूंगा और 500 रुपया ज्यादा भी दूंगा। ए मान गया, लेकिन फिर ए को और एक बात का शक आया। ए सोचने लगा कि यार ये आज जैसे फिर गया वैसे ये 2 महीने के बाद भी फिर जाएगा, और पॉसिबल है कि वो 2 महीने के बाद भी मुझे पैसा ना दे। तो ए जो है सुनो ध्यान से, वो बी के ऊपर एक नया बिल ड्रॉ करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। 2 महीने के लिए वो एक नया बिल बनाएगा, क्योंकि जो पुराना बिल है उसका तो ड्यू डेट आज है, जिसका पेमेंट मिला ही नहीं उसको फाड़ के फेंक दो। अब अभी से 2 महीना काउंट होगा
और एक नया बिल बनेगा और मैं आपको स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर 10 में से 9 स्टूडेंट रॉन्ग देते हैं। आप सोच के आंसर देना। आपने पूरा स्टोरी सुन लिया है। ए बी के ऊपर नया बिल ड्रॉ करेगा तो वो बोलो बिल का अमाउंट क्या होगा। सोच ना, सोच अपने बुक में लिख, मन में सोच, बोल कितने अमाउंट का बिल होगा। मैं बताऊं कितने अमाउंट का बिल होगा। 10 में से 9 स्टूडेंट 10 में से 9 स्टूडेंट ने सोचा है कि बिल का अमाउंट 20,500 होगा। 20,500 होगा। बोल आपने भी सोचा। अरे आपने भी सोचा, जाना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि तुमने यही सोचा है कि नया बिल सर बनेगा 20,500 का। कैसे? 20,000 रुपए का पुराना बिल था और वो 500 रुपया ब्याज का, यानी कि नया बिल बनाने का 20,500 का, क्योंकि हमें बी से वसूल करने का 20,500। दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग आंसर। अगर तुम सोच रहे हो कि बिल 20,500 का होगा तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है कि बिल का अमाउंट होना चाहिए, न्यू बिल का अमाउंट होना चाहिए 20,800। क्यों? इसका मतलब तुम पूरा स्टोरी ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे। अरे 20,800 क्योंकि वो 300 रुपये का नोटिंग चार्जेस जो ए ने कोर्ट में भरा था वो पैसा भी बी से ही वसूल होगा। क्यों बी से वसूल होगा? ए भाई, ए कोर्ट में गया क्यों? कोर्ट मतलब नोटरी पब्लिक क्यों गया? बिकॉज ऑफ बीज फॉल्ट। बी अगर टाइम पे पैसा दे देता था तो कोर्ट में जाने की नौबत आती नहीं थी। तो हम कोर्ट में जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि सामने वाला ने चीटिंग किया। तो ये 300 रुपए का नोटिंग चार्जेस भी बी से ही वसूल होगा। तो नोटिंग चार्जेस के लिए और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि नोटिंग चार्जेस भले ए भरता हो, भले ए भरे, लेकिन वो अल्टीमेटली वसूल किया जाएगा बी के पास से। नोटिंग चार्जेस दो पेड बाय द ड्रॉअर विल बी बोर्न बाय द ड्रॉई। सो नोटिंग चार्जेस इज बी का एक्सपेंस। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि जो नया बिल ड्रॉ होगा वो 20,500 का नहीं होगा, 20,800 का होगा। 20,000 रुपया मोबाइल का, 500 रुपया क्योंकि आपने 2 महीना डिले किया, और 300 रुपया वो जो कोर्ट में हमने भरा उसका चार्जेस भी तुमसे ही वसूल किया जाएगा। तो यहां तक अभी तक पिछले 15 मिनट से जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं वो पूरा स्टोरी अगर मुझे आपको एक ही सेंटेंस में बताना हो तो उसे कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल में 4 चीजें एक साथ होगी। रिन्यूअल ऑफ बिल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आपको 4 एंट्री पास करनी है। पहले रिन्यूअल का मीनिंग लिखो और ये रिन्यूअल की चारों एंट्री, रिन्यूअल में 4 एंट्री पास होगी। अरे तुम डे 1 का शूटिंग कितनी एंट्री पास की? एक क्या किया? गुड्स बेचा। सेकंड डे क्या किया? बिल ड्रॉ किया। थर्ड डे को 4 एंट्री सिखाया, लेकिन एग्जाम में 1 ही पास करनी है, या तो रिटेन, या तो डिस्काउंट, या तो एंडोर्स, या तो बैंक फॉर कलेक्शन। लेकिन चौथे दिन को आप 1 नहीं, चौथे दिन को आप 2 नहीं, 3 नहीं, 4 एंट्री लिखोगे, क्योंकि 4 चीजें होगी रिन्यूअल में। राइट डाउन रिन्यूअल ऑफ बिल। इट मीन्स डिसऑनरिंग ऑफ ओल्ड बिल। रिन्यूअल का मतलब है डिसऑनरिंग ऑफ ओल्ड बिल है। अपना स्टोरी याद कर। स्टोरी स्टार्ट ही किया मैंने कि बिल डिसऑनर हुआ। डिसऑनरिंग ऑफ ओल्ड बिल एंड ड्रॉइंग ऑफ न्यू बिल। नया बिल ड्रॉ होगा। नया बिल ड्रॉ किया ना 20,800 का। डिसऑनरिंग ऑफ ओल्ड बिल एंड ड्रॉइंग ऑफ न्यू बिल along with noting charges and interest. Along with noting charges and interest. Renewal of bill means dishonoring of old bill and drawing of new bill along with noting charges and interest. Over. That's all. I will end this session over here. The next session will start with day 4 का shooting, रिन्यूअल ऑफ बिल। मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं और ये भी कह चुका हूं कि रिन्यूअल में 4 एंट्री पास होगी। तो वो चारों एंट्री हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्ट 5 में सीखेंगे। टिल देन, गुड बाय, सी यू।